गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में अनुसंधान के अर्थ एवं स्वरूप के बारे में चर्चा की थी, आज मैं पीएचडी कोर्स वर्क से संबंधित अनुसंधान के तत्वों पर अपने बिंदु रखने जा रही हूँ, जिसका पहला पॉइंट है शोध को प्रेरित करने वाले तत्व। सेकंड है जैसे शोध के उद्देश्य। थर्ड है एक सफल शोधकर्ता। चौथा है शोध का महत्व। पांचवा है शोध प्रक्रिया के चरण, जिसे हम तत्व भी कहते हैं, जो कि हमारा विशेष पॉइंट है आज का, कि हमें शोध करने के समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें शोध करना है। तो पहला पॉइंट है विषय चयन, दूसरा है अनुसंधान की संरचना और रूपरेखा, चौथा है तीसरा है सामग्री संकलन, चौथा है शोध प्रबंध, पांचवा है हमारी शोध व्यवस्थापन। जैसे कि हम अनुसंधान के बारे में कहते हैं कि किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों को खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को अनुसंधान की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शोध को प्रेरित करने वाले प्रमुख तत्व, जैसे शोध के लिए हमें किसी चीज की प्रेरणा की जरूरत होती है, तब हम प्रेरित होकर शोध करते हैं। तो जिसका पहला पॉइंट है अज्ञात को जानने की जिज्ञासा। जब तक आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं रहेगी, तब तक आप किसी चीज को खोजने या किसी चीज को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट आता है जैसे कि मौजूदा गहन समस्या के कारणों और प्रभावों को जानने की इच्छा। मतलब जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित हम क्या बोलते हैं, उनके कारणों और समस्याओं को सामने रखने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है नई खोजने एवं पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं विधियों की जांचने की इच्छा। मतलब कि जो पुराने हमारे शोध हुए हैं उसे हम किस प्रकार से नए रूपों को हम सामने आज अपने समाज को दे सकते हैं। इसी प्रक्रिया और विधि की जांच के लिए हमें प्रेरित करने पड़ते हैं, हम शोध का विषय अपना चयन करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। मतलब किसी न किसी प्रमुख कारण या उद्देश्य को लेकर हम अपने शोध का विषय चयन करते हैं कि हम अपने वर्तमान या पुरानी घटनाओं को आज के सम्मुख जीवन में हम सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है पुरानी तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति को ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट है चुनी हुई घटनाओं की प्रक्रिया, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं की ज्ञात करना। थर्ड पॉइंट आता है उन घटनाओं के इतिहास तथा परिवर्तन की स्थिति ज्ञात करना। चौथा आता है उन घटनाओं का अन्य संबंधित घटनाओं से सहसंबंध ज्ञात करना। ये हमारे 4 पॉइंट हैं जिस उद्देश्य से हम शोध करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक सफल शोधकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर गुण या किसी चीज़ की जिज्ञासा या इच्छा नहीं रहेगी, तब तक आप एक अच्छे शोधार्थी नहीं कहला सकते। इसलिए एक अच्छे शोधार्थी में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है किसी नए सत्य को खोजने में सक्षम हो, कि हम अपने समाज या अपने जीवन या अपने साहित्य को एक नया रूप या नए विचार को हम लोगों के सामने सम्मुख रख सकें। इसलिए हमें नवीन खोजने में सक्षम होनी चाहिए, नई नई चीज़ों को हमें परिवर्तित करके लाने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड आता है हमारे पुराने सत्य को नए ढंग से खोजने में सक्षम करना, क्योंकि जितने भी हमारे साहित्य के बारे में अगर हम कोई भी विषय लेते हैं, जैसे हमारे जो रचनाकार या लेखक जिन्होंने जिस विषय पर लिखा है, तो हम आज के संदर्भ में हम क्या नया उन्हें दे सकते हैं और हम अपने समाज को नए ढंग से हमें खोज के उनके समक्ष हम क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं आज समाज को। तो यही होता है कि हमें उसमें परिवर्तन लाना है, आज की सामाजिक स्थितियों को देखकर उसमें अपने नए विचारों को लाने का प्रयास करना है, कि जिससे हम क्या बोलते हैं वही पुरानी चीज़ें को वर्तमान में फिर से हम लोगों के सामने समक्ष ना रखकर अपने नए विचारों से लोगों के समक्ष रखें। आज कैसे किस प्रकार से आधुनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या हमारी वो रचनाएं आज भी हमारे जीवन में एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इसीलिए हमें नवीन तथ्यों को लाने का प्रयास करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नए संबंधों को स्पष्टीकरण के समक्ष रखना। मतलब कि जो भी हमारी नई चीज़ें हैं उसे हमें एक महत्वपूर्ण आधार या हमें एक स्तंभ देना पड़ता है, जिसमें हम स्पष्ट अपने रूपों को हम प्रस्तुत उसमें कर सकें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शोध का महत्व क्या होना चाहिए, कि शोध हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, वह
मानव समाज की समस्याओं को हल करने का एक रास्ता सुलझाता है। क्योंकि हम शोध करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे में कोई भी परिस्थितियाँ या समस्याएं या कोई घटनाएं रहती हैं जिसको हम समाज में या मनुष्य के समक्ष हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जो भी समस्याएं उसको सुलझाने का, उसे आसानी पूर्वक से हम सहजता से लोगों के सामने प्रेषित कर सकें। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि शोध से तार्किक और समीक्षा की दृष्टि मिलती है कि हम अपनी कोई भी, जैसे किसी समीक्षक या आलोचना कर रहे हैं किसी भी साहित्यकार की, तो उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नया है, क्या पुराना है, इस प्रकार से हम शोध में एक अपनी तर्क बुद्धि से हम समीक्षा करके लोगों के समक्ष अपनी दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि शोध के बिना ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं है। क्योंकि जितना हम शोध करते हैं उतना हमारा दिमाग और भी व्यापक होता है और हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है शोध बदलती हुई परिस्थिति में तथ्यों की व्याख्या करना और पुनर्व्याख्या सिखाता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ों से संबंधित जब हम कर रहे हैं, हम शोध में कोई भी नई चीज़ ला रहे हैं, नए तथ्यों की व्याख्या कर रहे हैं, तो हम उसका पुनर्व्याख्या ही कर रहे हैं। तो उससे पुनर्व्याख्या करके हम बहुत कुछ सीखते हैं कि उस समय का परिवेश कैसा था और आज का परिवेश और आज के संदर्भ में क्या अंतर है। तो वही हमारा एक शोध का विषय रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा शोध कई पूर्वाग्रहों से निंदा और निवारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हमारा मेन पॉइंट है जो आज का कि शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण और तत्व क्या है। तो उससे संबंधित हमारा पहला पॉइंट आता है कि विषय चयन करना। क्योंकि एक शोधार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आपके विषय, आप कैसा विषय चुन रहे हैं, तो विषय चयन आपका कैसा हो। तो पहला पॉइंट आता है कि किसी भी शोधार्थी को विषय के चयन की आवश्यकता होती है कि जिस विषय में उसे शोध करना है उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, कितना अधिक फैला हुआ है, कितना विस्तृत है, तो वह आसानी पूर्वक से अपनी सावधानियों को गंभीरता से, आवश्यकता से अपने विषय का वह चयन करता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र से विषय का चयन हो या तय करके देखते हैं तो हमें अनुसंधान करने के लिए हमारा पहला होता है कि विषय चयन भी हमारा सटीक और सही हो। क्योंकि उससे संबंधित हमें कितने क्या बोलते हैं सामग्री संकलन हम कर सकते हैं। इसलिए विषय चयन ऐसा होना चाहिए कि उससे हमें अनेक प्रकार के विषय चयन के निर्देशों की सलाह लेनी चाहिए कि सामग्रियों में कभी भी कहीं पर भी उलझापन नहीं रहे और हमें सरलता से, सुलभता से, हमें आसानी से उसे सामग्री हमें इकट्ठा करने में आसानी हो करके। तो इसलिए जैसे कि हिंदी विषय में अगर हम करते हैं तो हिंदी विषय में चयन के लिए हम देखते हैं कि एक साहित्यकार के जीवन और उसके सामाजिक परिवेश और रचनात्मक व्यापकता को हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने रचनाओं में किस प्रकार की क्या बोलते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ या आर्थिक या हमारी पारिवारिक दशा, ये सभी चीज़ों को उन्होंने क्या बोलता है अपने रचनाओं में बताया है करके। तो इसलिए हमें विषय चयन क्या होती है महत्वपूर्ण होता है। विषय चयन हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे हमें आसानी से सामग्री हमें उपलब्ध हो पाए और हम सरलता से अपने शोध का काम कर सकें करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनुसंधान की संरचना और रूपरेखा कि अनुसंधान की संरचना और रूपरेखा क्या होती है। तो रूपरेखा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो मेन शीर्षक रहता है, जैसे कि हम किसी भी शोध का जब विषय या योजना हम तैयार करते हैं, फिर हमारी क्या बोलते हैं उसका पहला ही वह आरंभिक भूमिका रहती है जिसे हम रूपरेखा तैयार करते हैं। किसी भी रूपरेखा के निर्माण में उस विषय का महत्व होना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी में अनेक बार यह देखा जाता है कि विषय से संबंधित सामग्री को विषय से अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसलिए विषय से संबंधित हमारी सामग्री क्या है कि विषय तो हम चयन कर चुके हैं पर उससे हमें संबंधित मटेरियल और उसमें जो डाटा है वो हमें आसानी से मिल सके। यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब हम रूपरेखा तैयार करते हैं। तो एक क्रमवार से जब हम विषय से संबंधित हम सामग्री का संकलन करते हैं तो सबसे अधिक होता है कि हमें रूपरेखा को विस्तार से समझाना कि उसके मूल तत्व क्या है, कि हम किस प्रकार से कार्य करेंगे और हमारी कैसी संरचना बनेगी और किस प्रकार से हम लोगों को हम अपने अनुसंधान से एक नया या कुछ ज्ञान की बातें हम प्रदान कर सकें। फिर आता है
थर्ड पॉइंट सामग्री संकलन। सामग्री संकलन क्या होता है? अनुसंधान को हम पूरा करने के लिए रूपरेखा देख ली विषय चयन के लिए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि सामग्री संकलन की आवश्यकता, कि जिसका ध्यान विषय चयन के समय ही रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी हम विषय चयन कर रहे हैं उससे संबंधित अगर हमें सामग्री ही नहीं मिलेगी तो हम कैसे हम पिछला क्या बताएंगे और हम नया क्या बता रहे हैं, तो लोगों को एक भटकता हुआ सा प्रतीत होगा। इसलिए हमें नवीन देने के लिए हमें इससे संबंधित हमें विषय की पहले एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, और उस सामग्री से हमें उपलब्ध विस्तार से हमें मूल ग्रंथ हो गए या उससे आधार ग्रंथ हो गए संबंधित या सहायक ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम फिर हमारा सामग्री संकलन उसमें मेन पॉइंट होता है कि हमें सामग्री किस प्रकार से हमें उपलब्ध होती है करके। तो वही सामग्री हमें किस प्रकार से उपलब्ध होती है, जैसे कि पुस्तकालय से हो गई, पत्र पत्रिकाओं से हो गई, फिर आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी हम गूगल में भी हम सर्च करके बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे कि शोध गंगा हो गया, शोध और गूगल स्कॉलर हो गए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेट के माध्यम से भी हम सामग्री संकलन के अपने कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं जिस पर हमारे अगर पेपर भी लिखे गए हैं तो वह भी हमारे क्या बोलते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आज हमें नेट के माध्यम से हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, जो कि पुराने समय में ऐसा नहीं था। उसके लिए तुम्हें पर्टिकुलर पुस्तक की जरूरत पड़ती थी या पुस्तकालय का सहारा लेना पड़ता था। पर आज हम क्या बोलते हैं, आज हमें अपने मोबाइल के द्वारा ही आसानी से हम सामग्री संकलन करके अपने टॉपिक से विषय चयन को हम बहुत ही सरलता से सहजता से हम सामग्री संकलन कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी जैसे पांडुलिपि होती है, पुस्तकालय का हम सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने सामग्री संकलन को हम बढ़ाते हैं और हमारा शोध प्रबंध लेखन और लिखने में सरल हो जाता है और सहजता से हम लोगों को एक मौलिक रूप से हम अपने शोध को प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शोध प्रबंध क्या है। शोध प्रबंध क्या है? अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शोध प्रबंध, कि विषय चयन हो गया, रूपरेखा भी बन गई, फिर हमारी सामग्री संकलन भी हो गया, फिर हमें शोध के लिए हमें शोध प्रबंध लिखने में किन किन नियमों को ध्यान में रखकर हम शोध प्रबंध लिखते हैं। तो शोध प्रबंध लिखने में क्या सहायता होती है कि हमें अपने आप में एक प्रबंधात्मक व्यवस्था बनानी पड़ती है, कि वह जो है कि प्रबंधात्मक व्यवस्था ये होती है कि जब हम प्रबंध लेखन लिख रहे हैं तो वह क्रमवार रहे। ऐसा ना लगे कि अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी रूपरेखा या विषय को देख रहा है तो उसमें क्रमवार उसे समझ भी ना आए कि हमारा विषय क्या है, हम क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं। इसलिए क्रमबद्ध योजना बहुत आवश्यक होती है शोध प्रबंध के लिए। तो क्रमबद्ध योजना के लिए हमें पहले जो भी हम टॉपिक लेते हैं, जैसे साहित्यकार की किसी कहानियों को ही हम ले रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि उसका पहले आधार ग्रंथ क्या है, फिर हमारा सेकंड आता है कि हम सहायक ग्रंथ क्या ले रहे हैं, और फिर हमारा आता है फोर्थ आता है हमारा संदर्भ ग्रंथ। तो ये सब हमारी भूमिका रहती है जिसके द्वारा हम अपने शोध प्रबंध के लेखन को आगे बढ़ाते हैं, कि जिससे हमारी मूल पुस्तक क्या है, फिर उसे हम सहायक ग्रंथों की रचनाकार, अगर मान लो आप किसी हिंदी के साहित्यकार के ही आप किसी को ले रहे हैं और वो जीवित है, तो हमें और भी बहुत आसानी होती है कि उनसे हम साक्षात्कार कर सकते हैं, प्रमाणित रूप से हम उनके विचारों को लोगों के समक्ष रख सकते हैं। तो यह भी बहुत आसान और सरल तरीका रहता है, क्योंकि उनसे संबंधित हमें उनसे आसानी से हमारे सहायक ग्रंथ और आधार ग्रंथ हमें उपलब्ध हो जाती हैं। और तो इसलिए हमें वह प्रासंगिक और साक्षात्कार से हम प्रश्नावली करते हुए हम एक वैज्ञानिक प्रणाली पर हम अध्ययन कर सकते हैं, एक शोध कर सकते हैं। तो साहित्य में भी सर्वेक्षण किया जाता है, उसके दृश्य श्रव्य माध्यम से भी हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, हम सामग्री संकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संपूर्ण संरचना में हम शोध प्रबंध को हम तैयार करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शोध व्यवस्थापन, कि शोध व्यवस्थापन क्या है। शोध कार्य पूर्ण करने के बाद उसे क्रमबद्ध रूप से संयोजित करना आवश्यक होता है, कि जो अनुसंधान का प्रमुख तत्व है।
शोध प्रबंध में व्याकरण और वर्तनी की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। साथ में कहाँ पर किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, विराम चिन्ह कहीं पर कहाँ लगनी चाहिए, तो सही सही जगह पर उनका प्रयोग होना चाहिए। तो शोध प्रबंधन की व्यवस्थापन इसलिए आवश्यक है कि इसके बिना कोई भी शोध प्रबंध की उपाधि हमारे लिए संभव नहीं है। शोध व्यवस्थापन में आंतरिक से लेकर अंतिम तक की व्यवस्था को हम शोध व्यवस्थापन में बताते हैं कि हमारा शोध प्रबंध किस प्रकार से शुरू से अंतिम तक कैसे परिपृष्ठ में कैसा हम उसका अनुक्रमणिकता कैसे हम उसके संदर्भ को हम लोगों पर हम वहाँ पर अपने शोध प्रबंध को तैयार करने के लिए क्या क्या हमें व्यवस्था करनी चाहिए करके। तो पहला रहता है हमें किस प्रकार से शीर्षक दे, फिर उपशीर्षक देते हैं, फिर उस प्रकार से उसमें किस प्रकार से टिप्पणी, पृष्ठ अंकों का, फिर पृष्ठ किस प्रकार से अध्यायों में बढ़ते हैं। तो ये सारी सुविधाओं को देखते हुए हम अपने शोध प्रबंध को हम लेखन चालू करते हैं। तो इसलिए एक शोध व्यवस्थापन की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो तभी हमारा जाके शोध प्रबंध अंतिम चरण में पहुँचता है, तब हम जाके फिर उसे लिखित रूप में हम वहाँ पर देते हैं, फिर मौखिक रूप से हमारी उसकी फिर वहाँ पर परीक्षा ली जाती है। तब हमारा जाके वहाँ पर शोध की क्या बोलते हैं उस शोध प्रबंध की उच्चता या निम्नता के बारे में हमें उसके बारे में हमें निर्णय मिल पाता है कि हमारा शोध प्रबंध इस प्रकार से कैसा अच्छा बना है और हम कितने सारे तथ्यों को वहाँ पर लोगों के सामने और उनकी समस्याओं को प्रसंगिक रूप में देने का प्रयास हम कर रहे हैं करके। फिर हम देखते हैं कि ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया कि शोध के लिए क्या क्या चरण तो आवश्यक है। तो इसमें हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट मेन है। फिर इसके अलावा कुछ हमारे मौलिक घटक तत्व भी होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर हमें शोध करना पड़ता है। तो उसमें पहला आता है कि जैसे कि हम भाषिक योजना कर सकते हैं कि इसमें हमें भाषिक योजना में हमें कि हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, कि हर व्यक्ति की भाषा शैली बोलने लिखने का ढंग अलग होता है। तो इसलिए विशेष रूप से भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि उसमें एक तथ्यपरक और वैज्ञानिक भाषा शैली का अन्वेषण हो। तो शोध में सबसे प्रमुख होता है कि हमारी भाषा योजना किस प्रकार से हो, कि हमारी भाषा योजना की व्यवस्था कैसे हो सकती है, कि हमें हमारी जो भाषा है वो किस प्रकार से गहन तत्वों को पहुँचकर हमें एक परिभाषित रूप से हम किस प्रकार से हम और अपने विचारों को वहाँ पर रखते हैं। फिर आता है दूसरा आता है शिल्प योजना। शिल्प क्या होता है? शिल्प यह होता है कि यह अनुसंधान का एक विशेष शिल्प होता है और इसके लिए हमें वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। अनुसंधान में जो सामग्री और उसके अनेक जो हम पुनरावृत्ति ना होकर यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस प्रकार से उपशीर्षकों को विभाजित करना रहता है और एक दूसरे से जुड़कर हमें अपने शिल्पों को वैज्ञानिक दृष्टि से हम प्रमाणित होकर हम वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। फिर हमारा जैसे कि थर्ड पॉइंट फिर हमारा आता है कि शोध परिवेश। शोध परिवेश क्या होता है कि अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञानों का समावेश होता है जो विषय के साथ ही नहीं जुड़ते, विषय के स्वरूप का एक भाग भी होता है। इस प्रकार से जैसे हमारे वहाँ पर समाजशास्त्री हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, हिंदी हो गए, अनेक विषय इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम अनुसंधान करते समय किस परिवेश के समय उसके काल समय उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक, आर्थिक, तो वो परिवेश को देखते हुए हम वहाँ पर हम आकलन करके हम अपना शोध प्रबंध को हम बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आता है कि हमारा चौथा पॉइंट हम फिर देखते हैं। चौथा पॉइंट आता है हमारा रचनागत संयोजन। रचनागत संयोजन क्या होता है? अनुसंधान के मूल तत्वों में सबसे पहला जैसे हम देख सकते हैं कि
रचनागत संयोजन होना चाहिए कि उसमें एक निरंतरता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। कोई भी हम जैसे रचना ले रहे हैं तो उस रचनात्मक में हमें किस प्रकार से कल्पना है, सौंदर्य है, प्रतिबिंब है, प्रतीक है, और उसमें सभी मूल्यों को हम शामिल करके हम एक रचना शोध प्रबंध में हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से हम रचनागत शोध प्रबंध हम तैयार करते हैं। तो ये था आज का पॉइंट अनुसंधान के तत्वों को लेकर। अब कल मैं फिर नए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ूंगी। नमस्कार।